ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्लेन। तो अब तक हमने 3D में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जनरल पॉइंट्स पढ़े थे, जिसमें DRF, DCS, डिस्टेंस फार्मूला ये सब पढ़ा था। और उसके बाद लाइन पढ़ा, लाइन में लाइन के डिफरेंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। फिर दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं जिसको। और नेक्स्ट है प्लेन। तो प्लेन क्या है? जैसे प्लेन, कोई भी एक प्लेन है, ऐसे ये फ्लैट सरफेस बोल सकते हैं। तो कोई भी प्लेन, जैसे प्लेन देखना है तो अपने जो फ्लोर है ना, फ्लोर वाली सरफेस, उसको प्लेन कंसीडर करके चीजें समझ सकते हो। तो प्लेन क्या है? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए या प्लेन से रिलेटेड चीजें है, वो क्या है कि उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। बेसिकली तीन है, तीन डेटा तीन है, लेकिन वो उनको दो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफाइन ए प्लेन, ए पॉइंट ऑन द प्लेन एंड perpendicular or and the normal of the plane is needed। तो क्या है बोला है ये समझो। जैसे कोई नॉर्मल दे रखा है एक प्लेन के, तो प्लेन जैसे ये प्लेन है, कोई भी जैसे पेज से समझते हैं, जैसे ये एक प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हमको मिल गया, तो एक परपेंडिकुलर तो एक एक जो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेन हम बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर एक पॉइंट और मिल जाए, इस पे फिक्स पॉइंट, तो वो पॉइंट इसको फिक्स कर देगा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर और एक पॉइंट मिल जाए तो हम उससे हम एक प्लेन बना सकते हैं। एक प्लेन हमेशा एक एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट से और उसके परपेंडिकुलर से हमेशा एक एक ही प्लेन, यूनिक प्लेन पास होगा। तो कैसे देखो, जैसे कोई प्लेन है, ऐसे बना देता हूँ, इसको 2D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये कोई प्लेन है 3D में, और ये एक परपेंडिकुलर इसके ऐसे है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम एन वेक्टर। तो इसको और आसान ऐसे बना देते हैं। एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर है, वो है एन वेक्टर। और एक इसमें पॉइंट दे रखा है ए वेक्टर। तो हम एक पॉइंट मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे हम आर वेक्टर है। तो वो ये जो एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि ये जो आर आर वेक्टर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो इस प्लेन में है। आर पॉइंट हमने माना है उसमें, और जो एन वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर होगा आर ए वेक्टर, तो आर ए वेक्टर है वो क्या है, is perpendicular to n वेक्टर। तो n वेक्टर के आर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। 0 देंगे तो ये ए आर वेक्टर है, आर ए वेक्टर है, या फिर ए आर वेक्टर इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको ए आर वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, ए आर वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे ए आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 आ जाएगा। तो जो एन वेक्टर है, एन है इसके डीआरएस, तो डीआरएस को एन वेक्टर को दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे दे रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और जो ए वेक्टर है उसको ले रहे हैं हम x1 पॉइंट है वो प्लेन में, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और जो आर वेक्टर है उसको हम एक्स बाई जेड जनरल मान लेते हैं, क्योंकि वो तो हमने माना है। तो अगर यहाँ पे हम ये वैल्यूज रखते हैं तो देखो क्या आता है। इसको और ओपन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम आर वेक्टर, ए वेक्टर और एन वेक्टर यहाँ से रख दें, तो देखो ये आगे चल के क्या सिंप्लीफाई होती है, तो वो हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर वेक्टर डॉट एन, एन ये रहा, ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस सी के कैप इक्वल्स टू ए क्या है, ये x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, एन के तो एन ये रहा, तो एन आ जाएगा यहां से, एन है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ये तो एक नंबर है जिसको हम डी भी बोल सकते हैं, तो हमारी प्लेन की इक्वेशन ऐसे भी दी जा सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको, जैसे स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी जनरल, तो इसको भी हम प्लेन की इक्वेशन, तो ये दोनों प्लेन की इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो ये चीज समझना है, अगर ये चीज समझ में आ गई है कि हमको एक पॉइंट मिल जाए प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए, तो हम उससे हम प्लेन की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ए आर वेक्टर, ये ए आर वेक्टर है ऐसे, ए आर वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए आर वेक्टर लिखो या आर ए वेक्टर लिखो, ए आर वेक्टर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आर माइनस ए उसको जनरलाइज करना आसान होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, और ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब कुछ और फॉर्म्स में हम समझते हैं, इसमें क्या है, इसको इनके नाम दे सकते हैं हम, ये क्या, नॉर्मल वेक्टर एंड पॉइंट, तो इसका नाम दे देना, फर्स्ट है इसमें ये नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है वो एन वेक्टर है, एंड पॉइंट ए वेक्टर इज गिवन। तो हमारे फर्स्ट केस है इसके लिए, तो ये पहले ये हेडिंग डालना, उसके बाद ये सब लिखना। सेकंड इसमें सेकंड है कि अगर हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज ए वेक्टर, देन प्लेन की इक्वेशन, तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दे रखा है, तो प्लेन हम ऐसे एक जनरल प्लेन ऐसे ले लिया, और यहाँ पे ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, इस पे प्लेन पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये ए वेक्टर है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 0 0 यहाँ पे ऑरिजिन है। तो अब इसके लिए हम वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो समझना है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे ये तो क्या ये कैसे है कि ये ए वेक्टर है वो प्लेन में आ गया, तो ये ए वेक्टर है यहाँ पे वो इस ए की तरह काम कर सकता है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, एक हम आर मान लेते हैं, आर वेक्टर, तो इस केस में जो नॉर्मल वेक्टर है वो हमारा ओ ए वेक्टर होगा जो कि ए वेक्टर ही है, तो इस केस में भी ये जो वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू इसको ओ बोल देते हैं, तो वो होगा ओ ए वेक्टर के, या फिर इसको मैं कैपिटल ए से डिफाइन कर देता हूँ, यही ए स्मॉल ए वाला ही ए आर वेक्टर, थर्ड ओ ए वेक्टर इसका 0 होगा, तो ए आर वेक्टर कितना है, वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए माइनस ओ, ए माइनस ए वो तो ए वेक्टर ही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से ए आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हमारा उस केस में प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जब ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए वेक्टर दे रखा है, origin से put a perpendicular on the plane is a vector, then equation of the plane in vector form will be r vector dot a vector equals to magnitude of a square। तो ये सेकंड है, सेकंड फॉर्म। थर्ड, अब इसमें ऑब्वियसली जो ए वेक्टर है वो हमारा कुछ ऐसे ही होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस
Z1 k कैप, और जो r वेक्टर है वो हम ऐसे मानते हैं xi प्लस बाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड, इसमें थर्ड है कि अगर हमारे पास प्लेन में 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर, मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं, बी है उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लाई इन द प्लेन। अगर ये तीनों पॉइंट्स प्लेन में लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हमको एक चीज पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हमको उस दोनों के परपेंडिकुलर मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, मान लो ऐसे 1 2 3, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम ए बी और ए सी के क्रॉस निकालें तो एक तो हमको पॉइंट चाहिए रहता है और उसके एक परपेंडिकुलर चाहिए रहता है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है? ए बी क्रॉस ए सी होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट इसी प्लेन में है। ए बी क्रॉस ए सी परपेंडिकुलर आ जाएगा। और ए वेक्टर, एक ए वेक्टर है उसको हम वो पॉइंट मान लेंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट है। ए को क्या माने, बी को क्या नहीं माने, सी को क्या नहीं, किसी को भी मान सकते हैं, तीनों में से किसी। ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में है और हमको प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो और प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक हमको उसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, और दूसरा प्लेन में एक पॉइंट। तो प्लेन में तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। अब हमको प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास 2 वेक्टर बनाएंगे इसमें, तीनों को यूज करके ए बी और ए सी। ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो वहां से जो इक्वेशन है वो कैसी आ जाएगी कि ए बी क्रॉस ए सी विल बी द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो उस केस में जो हमारा जो वेक्टर है या प्लेन की इक्वेशन बोलना उसको, प्लेन की इक्वेशन है वो कैसे आ जाएगी कि एक आर मानते हैं, तो वो तो आर तो हम जनरल मानना पड़ेगा एक, तो उसके लिए आर ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया कि क्या है, क्या किया है? ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है, उसका तरीका क्या है कि हमको 2 वेक्टर निकालने थे और आर ए वेक्टर मतलब ये एक पॉइंट है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है कि आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये एन क्या है? ये परपेंडिकुलर है, तो हमको परपेंडिकुलर यहाँ पे इससे दिया जा रहा है। और ए तो ए वेक्टर ही है, ए जो पॉइंट है प्लेन में, और आर वेक्टर हम जनरल एक्स वाई जेड जो मानते हैं वो हम। तो इसकी इक्वेशन ये कुछ आ जाएगी। थर्ड के बाद फोर्थ है इसमें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जो जनरल हैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और स्टैंडर्ड हैं उनको समझते हैं कि अगर एक पॉइंट और एक लाइन प्लेन में दे रखी हो। फोर्थ है इफ पॉइंट ए वेक्टर एंड लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, लाई इन द प्लेन। अगर ये प्लेन में लाई करते हैं तो देखो कैसे हो जाएगा। ये प्लेन हो गया और एक पॉइंट दे रखा है ए, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और एक लाइन दे रखी है जो कि ये पॉइंट है इस लाइन पे नहीं है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, तो इसे थोड़ा अलग बना दिया। अब देखो कि अगर हमको ये पॉइंट लाइन दे रखा है तो लाइन पे हमको पता है कि ये जो होता है वो पॉइंट होता है। तो ये मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे बी वेक्टर बी पॉइंट है और जो सी है वो इसके लाइन के डीआरएस होते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखो अगर हम इसको एक ए बी वेक्टर निकालें और उसको सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और ए जो इसमें एक पॉइंट चाहिए इसको परपेंडिकुलर चाहिए रहता है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ए वेक्टर दे रखा है ये तो सी वेक्टर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, और ये जो है वो ए बी वेक्टर हो जाएगा। और एक पॉइंट चाहिए तो ए बी और जो सी वेक्टर को यूज करके हम उसके क्रॉस प्रोडक्ट से उसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। और एक पॉइंट है वो ए वेक्टर यूज कर लो या फिर बी वेक्टर कर लो, तो उस केस में क्या आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ए बी क्रॉस सी वेक्टर।
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और जो क्रॉस ए बी है वो उसको हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ पे इस केस में ही ऐसे प्लेन की इक्वेशन दी जा सकती है। इसको चाहे तो एक्स वाई जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये है हमारा, इसको इस केस में जितना जो लिखा है ये हो जाएगा हमारा एन वेक्टर या एन कैप भी बोल सकते हैं इसको, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारा एन वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारी जो प्लेन की इक्वेशन है वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 तो ऐसे दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर दो लाइन प्लेन में लाई करती हैं, फोर्थ का फिफ्थ केस है कि दो डिफरेंट लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्टिंग है, ऑब्वियसली एक प्लेन में है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इफ लाइंस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू म्यू डी वेक्टर लाई इन द प्लेन। तो इस केस में भी हमको निकालना वही है कि इसका एक पॉइंट चाहिए प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो देखो दो लाइन है कुछ ऐसे दे रखी है, मान लो ऐसे लाइन है दो, तो हमको इन दोनों पे एक एक पॉइंट पता है, एक पे ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, और इस पे सी वेक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डी वेक्टर है। ये पॉइंट है ए वेक्टर और ए वेक्टर और सी वेक्टर, जो बी वेक्टर और डी वेक्टर है वो इनकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन रेशियोस। तो अब हम के लिए दो चीज चाहिए, तो दो चीज के लिए एक पॉइंट चाहिए प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर का एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो पॉइंट तो हमारे पास एक की जगह दो हैं, ए और सी कोई भी यूज कर सकते हैं। बाकी परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि बी और डी सेम होते हैं ये दोनों, तब पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो जो बी क्रॉस डी होगा वो इनके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बी क्रॉस डी यूज करेंगे इस केस में, तो जो एन वेक्टर हो जाएगा वो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इस केस में वेक्टर की जो प्लेन की इक्वेशन है वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए पॉइंट ये वाला डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। और एन वेक्टर क्या है इस केस में, एन वेक्टर है वो ऊपर जो लिखा है ये बी क्रॉस डी, तो चाहे इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो बी वेक्टर डी वेक्टर है ये जो वेक्टर है इस लाइन के अलोंग है, क्योंकि ये चीज डीआरएस से हमने डीआरएस में समझी थी, डीआरएस से आती है। अब हम अगर इसमें नेक्स्ट केस बनाए कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, तो दो लाइन दे रखी हैं वो पैरेलल हैं, तो फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट है, if two parallel lines r vector equals to a plus lambda b vector and r vector equals to c plus mu b vector lie in the plane। अगर दो पैरेलल लाइंस से एक प्लेन पास हो रहा है, दो पैरेलल लाइन है, तो उस केस में हमको एक पॉइंट चाहिए, वो तो फिक्स है, एक पॉइंट चाहिए हमको। और पॉइंट तो इसमें एक पे ए दे रखा है और एक पे सी दे रखा है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन है वो डी वेक्टर बी वेक्टर है। तो देखो इसमें हमको एक चीज पता है कि जो ए सी वेक्टर है वो अगर हम निकाल लें, ए सी वेक्टर ऐसे आएगा, ए सी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर मिल जाएगा, क्योंकि ए सी वेक्टर इसमें एक वेक्टर हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, तो बी और ए सी का परपेंडिकुलर लें तो वो उस केस में हमारा जो एन वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो कि ए सी वेक्टर है और उसका बी के साथ क्रॉस लेंगे तो वो आ जाएगा। और एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट कोई भी ले लो, ए ले लो या सी ले लो, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। एन ये रहा, चाहे तो लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इस पूरे से क्रॉस हो रहा है। तो हम लिखने के लिए तो यही लिखेंगे, लेकिन ये आगे मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है थोड़ा और समझने के लिए। ठीक है, तो हमने जैसे सिक्स के बाद सेवन पॉइंट है वो है कि अगर हमारे पास जो
इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम प्लेन को लिखा जाए, इंटरसेप्ट फॉर्म में बनेगा क्या? तो जैसे 3 पॉइंट्स दे रखे थे उसमें हमने देखा था, तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। जैसे हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ ऐसे होती थी, x अपॉन ए प्लस बाई अपन बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a और b हैं, वो उसके x और y रेस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट होते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे 3D में क्या होगा कि ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है, तो कोई भी प्लेन बनाओ तो कोई भी प्लेन है वो इन तीनों को कट कर सकता है। ऐसे ये भी एक प्लेन है, ये जो ए बी सी एक प्लेन हो गया ना यहाँ पे, तो ऐसे तीन एक्सिस को कट करेगा, तो इनमें भी ये इंटरसेप्ट बनेंगे। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया ओ ए, और जो ओ बी है वो जेड इंटरसेप्ट, इधर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है उनके बेसिस पे हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, वो होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू प्लस, इसमें जो लाइन में होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जेड वाला और बढ़ जाता है, तो जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। इनको मैं रेस्पेक्टिवली ऐसे देता हूँ, ये ए के लिए, वाई के लिए बी, जेड के लिए हमने सी लिया है, तो सी। तो ये ऐसे ए बी सी ऐसे प्लेन इंटरसेक्ट कर सकता है तीनों एक्सिस को, तो उसके इसमें हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसमें यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए बी सी आर इंटरसेप्ट्स made by the plane on x, y and z axis respectively। ठीक है, तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन प्लेन की इक्वेशन हो गई। अगर हमारी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें, तो उसके जैसे हमारी लाइन की थी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे तो इसके पैरेलल प्लेन, दो प्लेन पैरेलल हो सकते हैं, जैसे एक प्लेन है और दूसरा प्लेन इसके पैरेलल कुछ ऐसे है, जैसे दो प्लेन, तो एक प्लेन दे रखा है, दूसरा प्लेन, तो दूसरा इसी के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, बस ये डी जो कांस्टेंट पार्ट है वो चेंज करना रहता है। क्यों करना रहता है, तो मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था जब प्लेन को डिफाइन कर रहे थे कि जैसे ये हमारा है, तो ये प्लेन है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर को सेम रखते हुए प्लेन हमारे बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, लेकिन वो पॉइंट है वो चेंज होगा, तो प्लेन जो परपेंडिकुलर है तो वो सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी जो ए बी सी होते हैं ना, वो उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है उसका वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैरेलल प्लेन ऑफ a given plane will be, जो गिवन प्लेन है वो ये है और जो पैरेलल प्लेन है वो वैसे दिया जाएगा। अब इसमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा निकालने के लिए क्या एडिशनल कंडीशन दी जाएगी, उससे हम लैम्डा निकाल लेंगे, जिसमें रखते हैं तुम्हारी जो पैरेलल प्लेन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो 8 पॉइंट है, तो 8 ही टाइप पढ़े हैं हमने यहाँ पे, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। जैसे अगर हमारे जैसे दो प्लेन हैं, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन, जैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स भी हो सकता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स 9th। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स में भी जैसे हमारे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था कि दो स्ट्रेट लाइन की एक इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली सारी लाइंस को हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलते थे। फैमिली ऑफ सर्कल में कि दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले। तो जब हमारे प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे ना, जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उस केस में एक लाइन बनती है, सॉरी, ये जैसे मान लो ये दो प्लेन हैं, कोई भी दो प्लेन मान लेते हैं इसमें, जैसे अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं, जैसे ये एक प्लेन है
इधर वाला पेज को एक प्लेन बोल रहे हैं, दूसरा प्लेन इसको बोल रहे हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बनती है। तो मैं सोचा समझाने के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक इंटरसेक्टिंग, जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स पे करते हैं। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये प्लेन है और जो जमीन वाला प्लेन है उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी लाइन बन रही है। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसके साथ तो हमारे बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल पर करेंगे तो उनके बीच में भी बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। तो जो इन सारे प्लेन को हम कंबाइंड, एक इनकी कंबाइंड इक्वेशन है फैमिली ऑफ, इनको प्लेन्स बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through intersecting line, intersecting line of two planes P1 and P2 is given as P1 plus lambda P2 equals to 0। सर्कल में भी दी थी, लाइन में भी दी थी। लाइन में क्या थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। सर्कल में S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे प्लेन में तो फैमिली कैसे बन रही है समझ में आ रहा है। एक प्लेन दूसरा प्लेन से इंटरसेक्ट किया, अब इसमें इस प्लेन की ये तो ऐसे मान लीजिए परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किए, तो जो 0 से 90 के बीच में भी तो ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो जो सारे प्लेन है सब प्लेन को हम इसी से दे सकते हैं। अब लैम्डा की जो एक पार्टिकुलर प्लेन पूछना है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कंडीशन एडिशनल दी होगी, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं कि ये तो हमारे प्लेन से रिलेटेड चीजें हो गई। अब एक प्लेन की इक्वेशन कब कब कैसे कैसे दी जाती है वो चीजें हो गई यहाँ पे। अब है कि प्लेन में और क्या चीजें हो सकती है, तो कुछ नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हमें यहाँ पे क्या क्या चीज होती है। तो फर्स्ट है इसमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्लेन दे रखा है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी या फिर इक्वल टू डी, कैसे भी दिया जा सकता है। तो डी की तो डी तो एक कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो प्लस है माइनस कुछ हो सकता है। तो इसमें जो ये प्लेन की इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें जो ए बी सी है ना, ये तीनों पॉइंट ये क्या होते हैं, ये हमारे जो एन वेक्टर था परपेंडिकुलर एन वेक्टर होते हैं ये, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। याद करो जब हमने फर्स्ट पॉइंट में ड्राइव किया था ना, जैसे आया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो इसमें हमने इसको यहाँ से जब इसको सॉल्व किया था तो हमारा इधर तो इसको आगे जब सॉल्व किया था आर डॉट, यहाँ पे आर डॉट आया था, दोनों उधर लिखते हैं तो आर डॉट आता है। तो जब डॉट करके आया था तो ये ऐसे कुछ आया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू ए वन एक्स सॉरी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। तो ये तो कांस्टेंट पार्ट है जो कि इसको हमने डी बोल दिया था, और ये जो था ए बी एंड सी ये जो पॉइंट थे ये तो वेक्टर था जो कि एन था, एन वेक्टर आर डॉट एन। आर डॉट एन से हमको ये पता चला कि यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो ए बी सी से दिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि याद रखना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमको दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो मैंने अभी बताया कि जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 होगा क्योंकि फिर ज्यादा जाएगा तो वो दूसरे साइड पर लिया जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे, जैसे एक प्लेन इंटरसेक्ट किया ऐसे ऐसे बनाता हूँ मैं, एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे। तो ये इंटरसेक्टिंग कोई तो इंटरसेक्टिंग एंगल होगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा है तो ये क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे प्लेन तो दूसरे साइड भी जाते हैं, उस पीछे भी जाएंगे। तो जो भी थीटा एंगल बनेगा वो देखो कैसे बनेगा, वो थीटा एंगल है तो इसके परपेंडिकुलर आएगा
बनाए, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कुछ ऐसे और इसके परपेंडिकुलर वाली कुछ ऐसे होगी और इसके परपेंडिकुलर में ऐसे बना देता हूँ ऐसे। तो ये जो है वो ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये हमारा ये जो एंगल है हमको वो निकालना है थीटा। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, ये देखो कॉर्डिनेटर बन रहा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमको थीटा एंगल निकालना है। तो थीटा निकालना है, तो थीटा क्या है कि जो इसके परपेंडिकुलर है ना, उनका 180 माइनस थीटा निकाल दो। वहां से थीटा भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जो इसके जो परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होंगे, उनके परपेंडिकुलर होंगे n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर परपेंडिकुलर्स। ये दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर्स हैं, n1 एंड n2। तो अगर हम परपेंडिकुलर्स के बीच का जो एंगल है उसका 180 माइनस थीटा अगर उनको देखा जाए तो वो क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा, हमको थीटा निकालना है। तो वो उसके तो बारे में पता है हमको कि वो ये n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट से आएगा। n1 और n2 वेक्टर है, उनके डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये cos 180 माइनस थीटा आएगा, लेकिन हमको चाहिए थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा हमको पता होना चाहिए क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो ये हमारा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है वो है एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन है उनके बीच का एंगल निकालने का तरीका क्या है, याद रखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू n1 और n2 क्या है, उन दोनों के दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो एक नोट सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि अगर हमको एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्टिंग एंगल निकालना है, वो क्या होगा, जैसे एक प्लेन तो हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्टिंग एंगल, या फिर एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। जब भी जैसे कोई प्लेन दे रखा है मान लो ऐसे, तो कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो कोई लाइन इसको मान लो इंटरसेक्ट, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और कोई लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको इसका एंगल प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तो ये होगा थीटा। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल और प्लेन के जो बीच का एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा। तो हमारी जो लाइन है उसकी लाइन की इक्वेशन मान लो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर थी, और प्लेन की है वो है कुछ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। चलो इसको ए नहीं मानना तो इसको कुछ और मान लो, सी मान लो, क्योंकि एक ही पॉइंट से जरूरी नहीं है कि वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा हो, और नहीं दे रखा हो तो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमको बस ये समझना है कि ये चीज ऐसी भी हो सकती है। तो अगर हम देखा है कि जो एंगल है वो ये थीटा हमको चाहिए, और हमको 90 माइनस थीटा तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और इसके डायरेक्शन रेशियो, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, तो ये वेक्टर पता है, तो उसके बीच में हम cos थीटा लगा देते हैं। तो cos थीटा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 माइनस थीटा। और इनके जो वेक्टर है ये कितना है, ये n वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है वो कितना है, ये जो इसका DRS b वेक्टर है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा b वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। cos थीटा है तो उसकी जगह cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये आ जाएगा b वेक्टर n वेक्टर डिवाइडेड बाई p वेक्टर एंड n वेक्टर। इसमें क्या याद रखना है, एक तो सब जगह cos थीटा आता है सब जगह, लेकिन इसी में sin थीटा आता है, तो एक चीज ये याद रखनी है इसमें। दूसरी चीज कि ये b वेक्टर और n वेक्टर क्या है, b वेक्टर है वो लाइन के DRS है, b वेक्टर है वो लाइन के DRS है, और जो n वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के वेक्टर है। ये प्लेन है, प्लेन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एंगल थीटा पे, तो हम थीटा कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे आगे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे थर्ड का फोर्थ पॉइंट
कि एक प्लेन दे रखा है, उसकी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो एकदम स्ट्रेट लाइन वाला ही की तरह ही। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है वो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P है वो x1 y1 z1 है फ्रॉम द प्लेन ax plus by plus cz इक्वल्स टू d। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, जैसे स्ट्रेट लाइन में था ना, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ax1 plus by1 plus cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड। तो ये आंसर है, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका फॉर्मूला से डिस्टेंस। फोर्थ फिफ्थ के डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो दो पैरेलल प्लेन हैं, तो पैरेलल प्लेन की कुल केस में कुछ ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d1 और दूसरा मान लो ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d2। बस कांस्टेंट पार्ट है वो डिफरेंट होगा, पैरेलल प्लेन्स हैं तो उस केस में जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, उसका फॉर्मूला रहता है ये भी d1 माइनस d2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड रहता है, पॉजिटिव चाहिए डिस्टेंस से। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ है कि एक पॉइंट दे रखा है और प्लेन दे रखा है, तो उस पॉइंट का प्लेन में मिरर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ p x1 y1 and z1 in plane ax plus by plus cz equals to d। तो ये भी बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए अलग होता है और इमेज के लिए अलग होता है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह जैसे x माइनस x1 अपॉन ए, स्ट्रेट लाइन मतलब जो 2D में हमने पढ़ा था, x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू, यहाँ पे आता था याद हो तो उसमें माइनस इस पॉइंट को रखने के बाद ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन इसमें यहाँ पे और आएगा, वो आएगा जेड माइनस z1 अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आते हैं 3D में पढ़ना है। और इमेज के लिए क्या करते हैं, इमेज के लिए बाकी सब ये तो इतना ही सेम रहता है, बस यहाँ पे भी सेम रहता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। तो उसके लिए x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये चीज याद रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, और ये इसमें हम और छोटा परपेंडिकुलर और इमेज कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसको ये तो नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा, इसको सॉल्व करके वाई और इसको सॉल्व करके जेड। अच्छा, और इसको थोड़ा समझा है कि इसमें डायग्राम भी बना देना। इसका डायग्राम कैसे, कि ये कोई प्लेन जिसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस इक्वल्स टू d और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 है। इसका पुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे Q होगा और इसका इमेज है वो इसके नीचे यहाँ पे कहीं P डैश होगा। तो P डैश Q निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पुट ऑफ परपेंडिकुलर P डैश जो कि इमेज है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके।